हेलो। हेलो। सब ठीक है? आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आप लोग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, दोनों ही। आप लोगों का भी स्वागत है और आप लोगों का भी स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक। अच्छे ही रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी है जीने के लिए, रोने के लिए नहीं है। जिंदगी जीने के लिए है। और कहा गया है कि यत्र भयस्य समाप्ति भवति तत्र जीवस्य आरंभ भवति। जहां डर समाप्त होता है वहां पे क्या शुरू होता है? जीवन शुरू होता है। क्या हुआ? अंदर से भय को समाप्त कर देना है। और जिस दिन आपके अंदर से भय समाप्त हो गया, उस दिन ना तो कोई आप पर हावी हो सकता है, ना कोई आपको गुलाम बना सकता है, और ना ही आपके भाग्य में वो हो सकता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भाग्य में। आज शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, बिहार। भारत तो हम लोग उधर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? बताइए। मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार यानी बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री, बिहार का पूरा मेडिएवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। समझे ना? पूरा मेडिएवल हिस्ट्री हम बिहार का पढ़ेंगे। पूरा बिहार का मध्यकालीन इतिहास एक क्लास में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से कभी संपूर्ण भारत पे राज करने वाला एक स्टेट एक ऐसी ढलान पे गुजरता है, एक ऐसी ढलान को प्राप्त करता है जो फिर दोबारा उठ नहीं पाता है। उसी की कहानी है आज। आज हमारी जो कहानी है, मैंने आपको कल ही भी बताया था कि विवेकानंद ने कहा है कि कुछ हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ फ्यू सम पीपुल या फ्यू फ्यू पर्सनालिटीज हु हैव फेथ इन देयर सेल्फ। इतिहास कुछ नहीं है, मुट्ठी भर लोगों की कहानियां हैं जिन्हें खुद पे विश्वास था, जिन्हें स्वयं पे विश्वास था। तो आज हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो किस तरह से जमीन से उठकर दिल्ली के तख्त पर बैठा, और वो भी उस समय जब दिल्ली के तख्त के लिए पूरा मध्य एशिया लड़ रहा था। दिल्ली की तख्त के लिए मतलब एशिया की जितनी भी नस्लें थी सब युद्ध कर रही थी। आज हम कहानी पढ़ेंगे एक और ऐसे व्यक्ति की जिसने बिहार के धरोहर को जलाकर विनाश कर दिया, जिसने बिहार को शिक्षा के केंद्र से उजाड़ कर गरीबी के केंद्र में बदल दिया। आज हम कहानी पढ़ेंगे कुछ और ऐसे राजवंशों की जिसने बिहार की गरिमा तो रखी, लेकिन बिहार को वह पुराना जो गौरव था वो नहीं दिलवा पाए। तो हम जैसे कि बिहार की एक बार कनेक्ट करते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास आप पढ़े ही हैं, एक बार शुरू से कनेक्ट करते हैं ताकि हम मिडाइवल को स्टार्ट कर सकें, ऐसा नहीं कि सब हवा में लगे। तो सबसे पहले बिहार का अगर इतिहास हम देखते हैं तो एकदम केव मानव के समय, जब मानव गुफाओं में रहता था, तो पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल में हम कुछ क्षेत्र देखते हैं, कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं
बिहार में, जो ये बताते हैं कि यहाँ पे लोग पूरा पाषाण काल में भी रहते थे। और वो साइट्स हमारे कहाँ कहाँ हैं? मुंगेर में है, आपको पता होगा, पता है ना? एंशिएंट इंडिया तो पढ़े होंगे। चलिए एक बार कनेक्ट करते हैं। मुंगेर में है और जमुई में है, ठीक। मुंगेर में है, जमुई में है, नालंदा में है, मुंगेर में है। मुंगेर जमुई को एक ही में रखिए, क्योंकि बाद में ये अलग अलग जिले हुए, लेकिन अभी हम उसको एक ही रखते हैं। तो मुंगेर में और नालंदा में रखिए। नालंदा में, मुंगेर और नालंदा में मिले हैं पैलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण काल का। उसके बाद कौन आता है? मेजोलिथिक। ये भी मुंगेर में लिखे, आप लोग लिखते जाइए, डायरेक्ट प्रश्न आता है भाई, आप लोग लिखते जाइए। तो एक आया है मुंगेर में, और बाकी सिंहभूम, सिंहभूम, पलामू, ये सब झारखंड के जगह, अब झारखंड बट गया तो अब उधर हो गए हैं, इत्यादि झारखंड के क्षेत्रों में। मेजोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। फिर नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। नियोलिथिक के साइट कहां मिलते हैं? चिरांद में। अगर आप बीपीएससी या बिहार के अलग अलग परीक्षाएं दे रहे हैं तो ये सब मेगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 स्टार मारिए, 5 स्टार। और इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, जितना मैं लिख दिया हूं बस इतना ही पूछेगा, बार बार पूछेगा। चिरांद सारण में है, याद रखिएगा। चिरांद किस राज्य में है? सारण में है। फिर एक और जगह है च से ही, याद रखिएगा, याद करने का बहुत आसान तरीका। नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल के जो साइट्स हैं, कहाँ कहाँ नवपाषाण के औजार मिले हैं, कहाँ कहाँ ये मिला है कि हाँ वहां नवपाषाण काल के मानव रहा करते थे। समझ रहे हैं आप? तो वो कौन कौन है? एक चिरांद है, एक चाचर है। चाचर जो कहाँ है? वैशाली में है। समझ रहे हैं? ये सब तो आपको एकदम याद रखना चाहिए, ऑन द टिप। चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं, लेकिन पहले से याद होना बहुत अच्छा रहता। मनेर इत्यादि आपको याद है? चलिए अच्छी बात है। तो ये बताइए कि बिहार में गुफा पेंटिंग कहाँ मिला है? केव पेंटिंग जिसको कहते हैं, गुफाओं में जो पेंटिंग होती थी, आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से करके शिकार का पेंट बनाया जाता था। भीमबेटका वगैरह आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में। बिहार में कहाँ मिलता है बताइए? कोई नहीं याद है? गुफाओं की जो पेंटिंग है, यानी केव पेंटिंग। केव पेंटिंग मिलेगा आपको ज्यादातर वैसे ही क्षेत्रों में जो पहाड़ी हो, तो कैमूर की पहाड़ियों में मिलेगा, या जमुई की पहाड़ियों में मिलेगा, मुंगेर की भी पहाड़ियों में, जमुई मुंगेर के लगभग एक ही क्षेत्र समझिए, इनकी पहाड़ियों में मिलेगा। देखिए कॉमन सेंस से हम आपको याद कराने का एक तरीका बताते हैं। जो आदि मानव थे वो नदियों के बहुत नजदीक नहीं रहा करते थे, वो ऊंचे भूमि पर रहा करते थे। समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय जब बाढ़ आता था तो वो उनकी सुरक्षा भी करता था, और उन्हें खेती बाड़ी से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वो ज्यादातर निर्भर करते थे किस पे? शिकार पे और पशुपालन पे। तो आपको जब भी आदि मानव से संबंधित प्रश्न हो तो आप ये देखिएगा कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर नदियां भी होंगी तो बाढ़ वाली नदियां नहीं होंगी। तो ये जो मुंगेर का क्षेत्र है, तो इधर जो पहाड़ी वाले क्षेत्र उधर रहते थे, नालंदा के पहाड़ी वाले क्षेत्र में रहते थे। नियोलिथिक आते आते लोग पशुपालन और ये मतलब कृषि में भी हाथ आजमाने लगे, कृषि भी करने लगे। तो वो धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन फिर भी वो उच्च भूमि पर ही रहते थे। तो ये याद करने का एक तरीका है। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या शुरू हुआ? हड़प्पा कालीन तो कुछ मिलता नहीं है ऐसा, अभी तक तो ऐसा कोई साइट नहीं मिला है। तो सीधा आ जाते हैं हम लोग कहां? वैदिक युग में, और वो भी उत्तर वैदिक में। क्योंकि पूर्व वैदिक हम लोग कहां देखते हैं? उधर के क्षेत्रों में सरस्वती नदी, सिंधु नदी,
उधर के क्षेत्रों में, गंगा तक उतरते उतरते उत्तर वैदिक आ जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में भी महाजनपद का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वहां पे जाकर हम बिहार को फिर से अंगोत्तर निकाय में बहुत विस्तृत रूप से पाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पुराना वाला। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे आप क्या देखिएगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। इसके बाद आया महाजनपद का समय। महाजनपद, महाजनपद 16 हुए, 16 में से 3 महाजनपद, जल्दी जल्दी बताइए तो किनको किनको याद है? बिहार में जो 3 महाजनपद थे वो कौन कौन थे? मगध तो सबको पता है, अंग, हाँ, वज्जी, हाँ, वज्जी लिच्छवी जो बोलिए, मगध, अंग और वज्जी। कहीं कहीं आपको ये लिच्छवी मिला गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि मगध का अभ्युदय हुआ आगे चल के। इसके ज्योग्राफिकल कारण के कारण और भी बहुत सारे क्या क्या कारण थे। मगध के अभ्युदय के बहुत सारे कारण थे, आप हाथ पे जोड़ सकते हैं। लोहा था, ठीक, उर्वरक यहां बहुत ज्यादा था, हाथी था, लोहा का जो क्षेत्र था इधर झारखंड, पलामू, ये सब क्षेत्र में और भी बहुत तामा वामा निकाला जाता था सब। ठीक, और ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा था कि चारों तरफ नदियों से घिरे होने के कारण इस पर अटैक करना या इसको जीतना आसान नहीं था। तो मगध का अभ्युदय हुआ। मगध के अभ्युदय में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला जो बड़ा वंश बना वो बना कौन सा? हाँ, हर्यक वंश। एकदम मस्ती से चलते रहना है, हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब बताइए हर्यक वंश में कौन कौन से राजा हुए? हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार, इसको जल्दी से जल्दी देखते हैं, बहुत विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। अजातशत्रु और उदयन, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत। उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, पता ही होगा आपको। अजातशत्रु पितृहंता। और ये बिंबिसार के समय में कौन सा बहुत फेमस जो मेडिसिन, मतलब बहुत फेमस जो डॉक्टर थे? जीवक, बहुत फेमस थे। ठीक, ये सारी चीजें हम देखिए। जब आप यहां से जब आप शुरू करते हैं मगध एम्पायर से, तो एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया जिसको प्राचीन भारत कहते हैं, प्राचीन भारत इज इक्वल टू क्या? प्राचीन बिहार। समझ रहे हैं? प्राचीन भारत जो है वो प्राचीन बिहार हो जाता है। तो आप दोनों की हिस्ट्री पढ़िए, चाहे भारत की पढ़ रहे हैं तभी बिहार की पढ़ रहे हैं, बिहार की पढ़ रहे हैं तो मतलब, क्योंकि केंद्र में कौन आ गया? मगध आ गया। तो पूरे देश पे अगर मगध का शासन है तो हम जब भारत का भी इतिहास पढ़ते हैं तो मगध का ही इतिहास पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद, इसके बाद कौन सा राजवंश आया? इसके बाद आया शिशुनाग। शिशुनाग, ठीक, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला राजा खुद शिशुनाग था। और उसके बाद एक फेमस था कौन? कालाशोक, जिसके समय में बौद्ध संगति हुई थी। पढ़ते ही हैं आप? पढ़ते हैं कि नहीं? क्या? कालाशोक। हम्म, हम्म, बताओ कौन सी संगति हुई थी, पूछ रहा है। कौन सा बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक के समय में? बोलो। बहुत अच्छे। सेकेंड बौद्ध काउंसिल हुआ था?
ये सब तो टिप पे होना चाहिए। क्या जी? बहुत सुंदर जूता पहने हो तुम। कौन कंपनी का है? एशियन? बहुत महंगा होगा। वाह, अंबेडकर के थॉट्स भूल गए हैं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि आपके पैर में जूते हो या नहीं हो, लेकिन आपके हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। भले ही आपके पैर में जूते हो या नहीं हो, कहने का मतलब यह था कि आप महंगी चीजों पे पैसे खर्च ना करके महंगी किताबों पे पैसे खर्च करें। समझ रहे हैं? महंगी किताबों पे पैसे खर्च करें। हाँ, हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूं। तो पहला बौद्ध काउंसिल कहाँ हुआ था? मतलब किसके समय में हुआ था? सर्च कर लो, पढ़ लो। समझे? एंशियंट इंडिया की क्लास में कहाँ थे? अच्छा, ठीक। तो काला सो कोई बुरी बात नहीं है, जिनके पास है उन्हें पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। काला सो के समय में सेकेंड बौद्ध काउंसिल हुई थी। अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी। बहुत अच्छे, चप्पल पहनने वाले बता सकते हैं। उसके बाद जो आया वो नंद वंश आया, आप लोग जानते हैं। इसके बाद नंद वंश आया, जिसमें महापद्म नंद और धनानंद, जिसमें धनानंद के समय में कौन, किसका अटैक हुआ? सिकंदर का। और उस और धनानंद को हटा कर फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश में भी पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। दूसरा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार तो पहले हो गया। बिंदुसार, याद रखना है। मौर्य में जब भी आए तो उसमें बिंदु है, बिंदु बिंदु, बिंदुसार। उसके बाद अशोक। अशोक को तो जान ही रहे हो, बच्चा बच्चा जानता है, अशोका द ग्रेट। अंतिम में बृहद्रथ आया, बृहदत्त आया, जिसको मारकर कौन से वंश की स्थापना की गई? शुंग वंश की स्थापना की गई। ये सब हटा दूं? ये सब तो क्या है, चलिए रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के बृहदत्त को मारकर, मौर्य वंश के बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की गई, जिसमें पुष्यमित्र शुंग, जान ही रहे हैं। और कौन था, बोलो? देवभूति था, बहुत अच्छे। जो फेमस फेमस राजा हैं उनका नाम बोलते जाओ। उसके बाद शुंग के बाद कण्व कुछ दिन तक शासन किए। कण्व के एक राजा का नाम बताओ। कण्व, कण्व के एक राजा का नाम बताओ। नहीं याद है तो देख लो। वसुदेव, ठीक। और कण्व के बाद एक फिर से मौर्य जैसा ही बड़ा राजवंश स्थापित हुआ। उसका क्या नाम था? हाँ, गुप्ता राजवंश। उसका नाम था गुप्ता राजवंश। एक आउटलाइन हम लोग खींच रहे हैं। गुप्ता राजवंश, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। उसके बाद चंद्रगुप्त वन, ठीक, सब याद है। फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त दो, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, ऐसे ऐसे क्या, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त दो, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त से याद रखना है कि इसी ने बिहार की सबसे बड़ी और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसका नाम हम बार बार लेते हैं और जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, हमारे पहले पेज पे थी, कौन? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। है कि नहीं? यहां तक की कहानी। इसके बाद आते हैं वर्धन, जो कि बिहार से बाहर के हैं और वो बिहार पे शासन करते हैं। और ये हैं, इसमें हर्षवर्धन आता है। और इसी की मृत्यु 647 ईस्वी में होती है। और बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यहीं से मध्य भारत की शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। बहुत सारे इतिहासकार यहां से मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम इन्वेडर यानी मुस्लिम आक्रमण से हम मानेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत। तो उनका डिस्कशन अपनी जगह, लेकिन हां, एक मत से ये सब मानते हैं कि यहां से पूर्व मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो गई, यानी अर्लियर मिडाइवल इंडिया। तो हम यहां से पूर्व मध्यकालीन बिहार देखेंगे। ठीक, तो यहां तक तो ठीक है, राजवंश चला। इसके बाद कौन सा राजवंश आया? वर्धन राजवंश के बाद कौन सा राजवंश बिहार पे स्थापित हुआ? वो हुए पाल। और इनसे बीपीएससी लगातार मेंस में क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही होगा अगर आपने बीपीएससी मेंस दिया है। और पीटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पाल राजवंश, यहां से हम अपने मध्यकाल की शुरुआत करेंगे, जिसको पूर्व मध्यकाल लिख लीजिए। यहां पे लिख लीजिए क्या? पूर्व, दिखाई दे रहा है? फिर से लिख दूं, ठीक है। पूर्व लिख लीजिए ना, मैं बोल तो रहा हूं, वही लिख लीजिए। पूर्व मध्यकालीन क्या? बिहार। हम शुरू करते हैं पालों से। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। लिख लीजिए, पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। गोपाल हैं इसके संस्थापक। और इन्होंने बिहार में बनाई ओदंतीपुर विश्वविद्यालय, जो बार बार पूछा जाता है। ओदंतीपुर विश्वविद्यालय, ठीक। ओदंतीपुर विश्वविद्यालय किसके आसपास है? बिहार शरीफ के आसपास है, ठीक। उसके बाद इनके बाद आए धर्मपाल। कौन आए? धर्मपाल। और इन्होंने बनाया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला, देखिए जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है मैं उसी पे फोकस करूंगा। बाकी तो गोपाल के बारे में एक पेज पढ़ा दूं, धर्मपाल के बारे में 10 पेज पढ़ा दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। टू दी पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? गोपाल के बाद आए कौन? सॉरी, गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आए देवपाल। कौन आए? देवपाल। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि एक जावा के जो राजा थे, जावा सुमात्रा आप जानते होंगे, द्वीप है जावा सुमात्रा। भारत से जब उधर जाइएगा, अंडमान निकोबार से जब मलक्का का स्टेट घुस के उधर निकलिएगा तो आपको जावा सुमात्रा ये सब मिलेगा। तो जो जावा है, जावा का जो राजा था उसने रिक्वेस्ट किया, और उसके रिक्वेस्ट पर ये 5 गांव दान दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव? 5 गांव दान दिए थे। तो 5 गांव का जो टैक्स आएगा, जो कर आएगा और जो भी उससे उपार्जन होगा, वो नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में लगाया जाएगा। जावा शासक ने उनसे रिक्वेस्ट किया था। इसके बाद फिर पाल वंश एक बार खत्म हुआ, समझे, और फिर से उसका पुनरुत्थान किया महीपाल ने। तो प्रश्न बार बार आते हैं कि पाल वंश का पुनरुत्थान किसने किया,
या बहुत बार पूछ देता है कि उसका सेकेंड फाउंडर, दूसरा संस्थापक तो ये थे गोपाल, लेकिन दूसरे संस्थापक कौन कहलाते हैं, तो वो थे महिपाल। तो इनको सेकेंड फाउंडर समझ लीजिए। जो जिस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ दे, पुनरुत्थान करने वाले समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं रामपाल। रामपाल का नाम आगे आएगा, रामपाल का नाम आगे आएगा। ये फेमस है किस चीज के लिए? ये फेमस है जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तब इनको झेलना पड़ा था, और बहुत सारी चीजें हुई थी, तो रामपाल इसमें है। पाल वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध किस चीज के लिए था? पाल वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध था कांस्य मूर्तियों के लिए। कांस्य मूर्तियां यहां बहुत ही ज्यादा उत्तम किस्म की पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पाल का नाम पाल क्यों पड़ा? घोड़ा पालता था कि गाय पालता था, ये तो वही जाने। देखिए, नामकरण का जहां तक सवाल है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे मौर्य, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य का नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि वो मयूर का को पालते थे। उनके जो फोरफादर्स थे वो मयूर का पालन करते थे। लेकिन जो कहानियां हैं, जैसे कि आप मृच्छकटिकम वगैरह पढ़ते हैं, और भी विशाख दत्त की जो किताबें हैं वो अब जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एंशिएंट टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो आप, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इनका जो नाम है वो उसी आधार पे है जो हिस्टोरी में है। समझ रहे हैं? अलग अलग इतिहासकार हैं, अपने अपने तरीके से सबको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक। पालों के समय ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। पालों के समय ही किसका आक्रमण हुआ? जब पाल शासन कर रहे थे तब आक्रमण हुआ इनका। ये इस भाई साहब को पहचान लो और इसकी शकल याद रखना। इसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पहला कुठाराघात किया था। उसके बाद तो हमारे बहुत सारे मॉडर्न नेता भी हैं जो बिहार की शिक्षा पर कुठाराघात करते रहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने बिहार की शिक्षा पर कुठाराघात किया था, मिटाने की जरूरत की थी। ठीक, चलते हैं आगे। उस समय जब पाल थे तो पाल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। जब पालों का अंत समय आ रहा था तो उत्तर बिहार में, बिहार का नक्शा लगभग इस तरह से है, चौखुट टाइप का, मतलब स्क्वायर शेप बनाता है, लगभग स्क्वायर शेप ही बनाता है। तो यहां से गंगा नदी निकल जाती है एकदम बीच से फाड़ के। तो ये जो क्षेत्र है ये मिथिला का क्षेत्र है, उत्तर बिहार। तो उत्तर बिहार में एक नए राजवंश का उदय हुआ लगभग 1098 के आसपास। उसको कहते हैं कर्नाट वंश। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन बिहार की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उस समय आया कर्नाट वंश। लिख लीजिए, कौन सा वंश? कर्नाट वंश। उस समय आया कर्नाट वंश, कर्नाट वंश। पालों के आसपास 1098 के आसपास एक नए वंश का अभ्युदय हुआ। कहां अभ्युदय हुआ? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में, और खासकर कहा? तिरहुत के क्षेत्र में। तिरहुत क्षेत्र में मिथिला जहां पे था। मिथिला का तो आप पुराना इतिहास जानते हैं, हमारी
सीता माता वहीं से थी, जान ही रहे हैं। और महाराजा जनक को कौन नहीं जानता है, समझ रहे हैं। तो तिरहुत के रीजन में इसका अभ्युदय हुआ पालों के ही समय, समझ रहे हैं। और इसने अपनी राजधानी बनाई, इसने अपनी राजधानी बनाई, लिख लीजिए, ये सब पूछता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, समझ रहे हैं। और इसके संस्थापक का नाम क्या था, बताइए? इसके संस्थापक का नाम था नन्यदेव। भूलने वाली बात ही नहीं है, इस तरह का इनका नाम है, थोड़ा अलग तरीके का। नन्यदेव लिख लीजिए सब, धनाधन एकदम। नन्यदेव इनके संस्थापक का नाम था। इसके बाद आते हैं गंगदेव, लिखते जाइए। इसके बाद आते हैं गंगदेव। गंगदेव के बाद आते हैं कौन? बहुत ही जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा था, नरसिंह देव। और ये फेमस है, नरसिंह देव। क्यों फेमस है? क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिनके शासन काल में अटैक हुआ किसका? बख्तियार खिलजी का, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। आप कहेंगे सर अभी तो आप पाल बोले। पाल उस समय, मैंने कहा ना कि नॉर्थ बिहार में पालों को धकिया के ये लोग शासन किए, तो उस समय ये नॉर्थ बिहार में थे, उस क्षेत्र में, समझ रहे हैं। और इधर के क्षेत्र में कौन थे? पाल, ठीक। तो बख्तियार खिलजी का यहीं पे अटैक हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नन्यदेव ने बख्तियार खिलजी को क्या दिया था? गिफ्ट किया था, नजराना भेजा था, समझ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने नजराना भेजा था ताकि वो बख्तियार खिलजी उधर नहीं चला जाए। अब क्या है सत्य, ये तो इतिहास के गर्त में है। इसके बाद एक बहुत फेमस राजा हुए राम सिंह देव। और राम सिंह देव की कहानी ये है कि इनके समय में एक तिब्बत यात्री आया था जिनका नाम था क्या, ये सब आप लिखते जाइए। इनके समय में एक तिब्बत यात्री आया था जिनका नाम था ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामी। और ध्रुव स्वामी ने अपने अभिलेख में लिखा है कि राम सिंह देव ने तुर्कों को हराया था। इसका भी कोई प्रमाण तो ऐसा है नहीं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के लेखन में यह कहा गया है। इसके बाद हरि सिंह देव आए जिन पे तुगलकों का हमला हुआ, समझ रहे हैं। हरि सिंह देव इनके बाद आए, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाट वंश, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में थे, तिरहुत रीजन में थे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के राजवंश जो केवल, क्योंकि इससे पहले इसके बाद जो भी हम राजवंश पढ़ रहे हैं वो तो सेंट्रल भारत के चीज है ना। जैसे कि आपने पढ़ा अगर मौर्य, तो पूरे भारत के लोग उनको पढ़ रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक बिहार के तो है नहीं। बिहार से उभरे, लेकिन शासन तो पूरे भारत पे किया। पाल को सब पढ़ते हैं, कण्व को सब पढ़ते हैं, लेकिन कर्नाट सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिहार के एग्जाम में आता है। इनका अभ्युदय सिर्फ बिहार में हुआ, बिहार में सिमट के रह गए, समझ रहे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसी भारत को कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया बस भारत के गद्दारों ने।